2025 में एक लैपटॉप चूज करना काफी डिफिकल्ट काम है क्योंकि प्रोसेसर इंटेल ले या फिर AMD, रैम 8 GB होना चाहिए या फिर 16 GB और ऊपर से AI का अलग ही चल रहा है और इन सब में इन टेक्निकल टर्म्स को कोई सिंप्लीफाई करने वाला भी नहीं है। तो अगर आप एक बेस्ट पॉसिबल लैपटॉप लेना चाहते हो और ये सारी टेक्निकल टर्म्स को इजी लैंग्वेज में समझना भी चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं पर्पस से। अभी सबसे पहले जो चीज आपने क्लियर करनी है वो है आपका पर्पस। आपको लैपटॉप किस पर्पस के लिए चाहिए। हाँ, मैं समझता हूँ कि स्टडी के लिए RTX 5090 वाला लैपटॉप लेना काफी जरूरी होता है, बट जिनको एक्चुअल में स्टडी, ऑफिस वर्क, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, 3D मॉडलिंग, ट्रेडिंग या फिर कोडिंग के लिए लैपटॉप चाहिए, इन सारे पर्पसेस के लिए ना अलग अलग तरह के लैपटॉप्स होते हैं। जैसे कि इस कैटेगरी में आने वाले लोगों के लिए एक ऐसा लैपटॉप चाहिए होगा जो कि ना तो इतना ज्यादा एक्सपेंसिव हो और ना ही इतना ज्यादा बल्कि, मतलब कि इजी टू कैरी हो और ऊपर से उसमें जो बैटरी बैकअप है वो भी अच्छा देखने को मिले। और सिमिलरली इस कैटेगरी में आने वाले लोगों के लिए एक ऐसा लैपटॉप चाहिए होगा जिसका बजट तो ठीक ठाक हो, बट उसमें जो CPU है ये थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल होना चाहिए और रैम भी थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए ताकि जो मोस्ट ऑफ द वर्क है वो इजीली हैंडल हो सके। और ऐसे ही हमारे पास में आती है थर्ड कैटेगरी, जिसमें हमारे पास में ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने वीडियो एडिटिंग करनी है या फिर हैवी सॉफ्टवेयर वगैरह रन करने हैं या फिर गेमिंग वगैरह करनी है। तो ऐसे में इन लोगों के लिए CPU तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही, बट साथ में GPU भी इंपॉर्टेंट है और इतना ही इंपॉर्टेंट है इसका डिस्प्ले टाइप और डिस्प्ले की एक्यूरेसी। तो हम इन तीनों को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, जैसे कि कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। तो अभी अगर आपका पर्पस क्लियर हो चुका है तो सबसे पहली चीज पर आ जाते हैं जो कि है प्रोसेसर। अभी प्रोसेसर में इंटेल वर्सेस AMD वाली जो डिबेट है वो तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि लोग ना अक्सर प्रोसेसर चूज करने में ना काफी बड़ी गलती कर देते हैं। हाँ, उनको ये तो पता है कि i3 या फिर जो Ryzen 3 है ये बेसिक लेवल के प्रोसेसर होते हैं या फिर एंट्री लेवल आप बोल सकते हो, और इसके बाद में बाकी की हायरार्की आ जाती है जैसे कि 5, 7, 9। उनको ये तो पता है कि जितना बड़ा नंबर होगा उतनी ही बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि कुछ केसेस में i5, i7 से बेटर हो सकता है। लेकिन वो कैसे? देखो, काफी लोगों को ये नहीं पता होता है कि यहाँ पर हमें कई सारी सीरीज देखने को मिलती है। जैसे कि अगर आप किसी वेबसाइट पर जाओगे और वहां पर अगर आप कोई लैपटॉप चेक करोगे ना तो आपको कई सारे नंबर्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर उसमें i3 या फिर i5 लिखा है ये बताएगा कि उसमें कौन सा प्रोसेसर यूज हो रहा है, लेकिन उसके बाद जो पहले के 2 नंबर्स आएंगे ना वो रिप्रेजेंट करेंगे उसकी जनरेशन। जैसे कि अगर 14 लिखा है तो वो 14 जनरेशन का प्रोसेसर है, अगर 13 लिखा है तो वो 13 जनरेशन का है। और इन नंबर्स के एंड में ना हमें एक लेटर देखने को मिलेगा जो कि ये बताएगा कि ये पर्टिकुलर लैपटॉप किस तरह के यूजर के लिए। अभी फर्स्ट कैटेगरी के यूजर्स के लिए बैटरी बैकअप ज्यादा चाहिए तो उनको ये लेटर देखना है लास्ट में, बट सेकंड कैटेगरी के जो यूजर्स हैं वो बीच में आ जाते हैं जिनको ज्यादा परफॉर्मेंस भी नहीं चाहिए, ज्यादा बैटरी बैकअप भी नहीं चाहिए, उनको ये लेटर्स देखने हैं एंड में। लेकिन जो थर्ड कैटेगरी के यूजर्स हैं जिन्होंने हैवी टास्क वगैरह परफॉर्म करने हैं उनको ये लेटर्स देखने हैं एंड में। ऐसे ही टोटल 7 तरह के अल्फाबेट्स होते हैं। डोंट वरी, आपकी गर्लफ्रेंड के नाम का लेटर नहीं आएगा क्योंकि नाम से पहले गर्लफ्रेंड भी तो होनी चाहिए। हालांकि इन सारे अल्फाबेट्स का मैंने एक चार्ट क्रिएट कर दिया है और साथ में एक्सप्लेन कर दिया है कि कौन सा लेटर किस तरह के यूजर को प्रेफर करना चाहिए। तो आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपकी काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। हालांकि एक चीज माइंड में रखना कि इस हायरार्की में जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे जो बैटरी बैकअप है वो आपको कम देखने को मिलेगा और जो परफॉर्मेंस है वो ज्यादा मिलेगी और जो प्राइस है वो भी उतना ही ज्यादा देखने को मिलेगा। पर ये तो थी पुरानी सीरीज जो कि सदियों से चलती आ रही है, लेकिन अभी रिसेंटली हमें 2 नई सीरीज भी देखने को मिली है, जैसे कि इंटेल की कोर अल्ट्रा सीरीज और क्वालकॉम की स्नैपड्रैगन X सीरीज के प्रोसेसर। तो मैंने जो अभी हायरार्की एक्सप्लेन करी थी ना वो इंटेल और AMD में ही इंप्लीमेंट होती है। तो अभी जो मैंने आपको चार्ट क्रिएट करके दिया है ना ये इंटेल और AMD की पुरानी सीरीज पर ही लागू होता है। और साथ में मैंने एक और चीज बताई थी कि जितना आप ऊपर जाते जाओगे उतने ही लैपटॉप एक्सपेंसिव भी मिलेंगे और जो बैटरी बैकअप है वो वहां पर कॉम्प्रोमाइज होता जाएगा। लेकिन यही चीज फिक्स करती है इंटेल की अल्ट्रा सीरीज। इसमें क्या होता है कि लैडर के अकॉर्डिंग आपको जो परफॉर्मेंस है वो तो आपको अच्छी देखने को मिलेगी ही, बट जितना आप ऊपर जाते जाओगे आपको एफिशिएंसी भी उतनी ही बेटर देखने को मिलेगी। और सेकंड चीज जो इंटेल की अल्ट्रा सीरीज को कोर आई सीरीज से डिफर करती है वो है NPU यानी कि न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। अभी ये जो यूनिट रहती है ना ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होती है AI रिलेटेड टास्क के लिए। अभी जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं ना जिनको AI वगैरह यूज करना है अपने लैपटॉप्स के अंदर, ऑन डिवाइस AI रन करना है, तो उनके लिए ना इंटेल की कोर अल्ट्रा सीरीज बेस्ट रहेगी क्योंकि इसमें AI टास्क वगैरह तो आप परफॉर्म कर ही पाओगे। सेकंडली बैटरी बैकअप भी अच्छा मिल जाएगा, परफॉर्मेंस भी अच्छी मिल जाएगी। बस एक डाउन साइड है कि ये जो लैपटॉप्स है ना ये अभी के टाइम में आपको कॉस्टली देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर देखिए क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स की तरफ, देन ये इंटेल की तरह x86 आर्किटेक्चर पर बेस्ड नहीं है बल्कि ARM पे बेस्ड है। अभी ये एक्सप्लेन करना थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा तो मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बताता हूँ कि ARM आर्किटेक्चर पर बेस्ड होने के कारण कुछ लेगेसी ऐप स्नैपड्रैगन वाले लैपटॉप्स में सपोर्टेड नहीं है। तो अगर आपने कुछ ऐसी एप्स वगैरह रन करनी है तो आपके लिए इंटेल की कोर अल्ट्रा सीरीज बेस्ट रहेगी। और यहाँ पर एक और चीज है कि इंटेल की कोर अल्ट्रा सीरीज में आपको दोनों चीजें बैलेंस मिलेंगी, बैटरी और परफॉर्मेंस। और वहीं जो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स है ना इसमें परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा नहीं मिलेगी बट बैटरी बैकअप ज्यादा बेटर मिलेगा। तो अभी अगर इंटेल वर्सेस AMD की डिबेट पर आए कि कौन सा प्रोसेसर लेना चाहिए, किस कंपनी का लेना चाहिए, तो यहाँ पर दोनों कंपनीज में प्रोज एंड कॉन्स
दोनों देखने को मिल जाएंगे। तो अगर मैं उनको एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो ये जो पूरी वीडियो है ये सिर्फ प्रोसेसर की कैटेगरी पे ही बन जाएगी। तो इससे बेटर मैंने एक चार्ट क्रिएट कर दिया है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलो अभी सारी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं प्रोसेसर्स के बारे में, बट एक यूजर के लिए कौन सा प्रोसेसर बेस्ट है और कैसे चेक करना है कि कौन सा प्रोसेसर कितना ज्यादा पावरफुल है, ये चेक कर लेते हैं। तो सिंपली आपने गूगल पर जाना है, वहां पर लिखना है नैनो रिव्यू R23 Cinebench स्कोर। अभी यहाँ पर पहले ही वेबसाइट आएगी, उसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर ना आपको दो चीजें चेक करनी है। एक तो ऑफ कोर्स आपको सिंगल कोर और मल्टी कोर स्कोर वगैरह चेक करना है, और सेकंड चीज होगी कि हर प्रोसेसर के साथ में लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप लिखा होगा। तो आपने सिंपली लैपटॉप वाले प्रोसेसर चेक करनी है। अभी ये जो पूरी रैंकिंग है ना, ये टॉप से बॉटम तक रहेगी, मतलब कि जितना ऊपर जो प्रोसेसर रहेगा वो उतना ही ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। और सेकंड थिंग, जो भी आप लैपटॉप चूज कर रहे हो उसका आपने सिंगल कोर और मल्टी कोर स्कोर चेक करना है। जैसे कि अगर आप फर्स्ट कैटेगरी के यूजर हो देन आपके लिए सिंगल कोर जो स्कोर है वो सबसे ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि आपके जो डे टू डे टास्क वगैरह है या फिर जो आपने नॉर्मल ब्राउजिंग वगैरह करनी है ना, उसके लिए सबसे ज्यादा यूटिलाइज होते हैं सिंगल कोर। लेकिन अगर आप सेकंड कैटेगरी या फिर थर्ड कैटेगरी में आते हो देन आपको चेक करनी है मल्टी कोर स्कोर। तो यहाँ पर आपने क्लियरली ऊपर से नीचे देखने स्कोर, ना कि अपने रिजल्ट की तरह नीचे से ऊपर की तरफ। हालांकि एक इतना तो समझ आ चुका है कि एक अच्छा प्रोसेसर कैसे चूज करना है, लेकिन प्रोसेसर के अलावा भी ना हमें काफी चीजें देखने को मिल जाती है, जैसे कि रैम, जीपीयू। और जीपीयू तो गेमर्स के लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है, बट इन सभी चीजों से पहले हम लोग एक ऐसी चीज डिस्कस करेंगे जो कि अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, बट ये एक ऐसी चीज है जो कि हर कैटेगरी के यूजर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मतलब कि डिस्प्ले। अभी जो डिस्प्ले है ना, हमें यूजुअली लैपटॉप्स के अंदर ना कई तरह की देखने को मिलती है। जैसे कि अगर आप बजट रेंज में लैपटॉप लेने जाओगे, मान लो 15, 20 या फिर 20 से 30 हजार रुपए की रेंज में, देन यहाँ पर आपको मोस्ट कॉमनली TFT डिस्प्ले देखने को मिलेगी, और सेकेंडली आपको IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी। IPS कम रहती है इस रेंज में, बट ज्यादातर आपको TFT ही देखने को मिलेगी। बट अगर आप 30 हजार से ऊपर की रेंज में चले जाओगे देन आपको वहां पर मोस्ट कॉमनली IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी। और मैं यहाँ पर आपको मिनिमम रेकमेंड करूंगा कि अगर आपका बजट है देन आप IPS LCD डिस्प्ले ही लेना। अगर 30 हजार से ऊपर स्पेंड कर रहे हो देन वहां पर TFT नहीं देखनी है, मिनिमम IPS LCD ही देखनी है। लेकिन अगर आप एक क्रिएटिव पर्सन हो, जैसे कि मान लो वीडियो एडिटर हो, ग्राफिक डिजाइनर हो, या फिर एक ऐसे पर्सन हो जिसको कलर एक्यूरेसी सबसे ज्यादा मैटर करती है, देन आपके लिए मैं रेकमेंड करूंगा कि ऐसा लैपटॉप देखिए जिसमें OLED डिस्प्ले पैनल हो। अभी जो OLED पैनल वाले जो लैपटॉप्स रहते हैं ये यूजुअली एक्सपेंसिव रहते हैं, बट अगर आप एक क्रिएटिव पर्सन हो ना देन आपके लिए जो कलर एक्यूरेसी है वो OLED पैनल्स में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप किसी रीजन के कारण OLED पैनल वाला लैपटॉप नहीं ले पा रहे हो देन मैं यहाँ पर रेकमेंड करूंगा कि अगर आप IPS LCD के साथ में जा रहे हो ना देन वहां पर sRGB जो है वो मिनिमम 100% होनी चाहिए। और सेकंड थिंग, अगर उसमें sRGB नहीं है देन NTSC जो है वो मिनिमम 72% तो होनी ही चाहिए। अभी ये दोनों चीजें क्या रहती हैं, पहले ये सर्टिफिकेशंस रहती हैं जो कि ये इंश्योर करती है कि आपके जो लैपटॉप की डिस्प्ले है ना ये मैक्सिमम कलर एक्यूरेसी प्रोवाइड करे। और जो एक क्रिएटिव पर्सन होता है ना उसके लिए कलर एक्यूरेसी सबसे ज्यादा मैटर करती है। हालांकि ये अभी चेक कैसे करना है कि कौन सी डिस्प्ले में कौन सी सर्टिफिकेशन है या फिर वो कितने परसेंटेज तक है, देन सिंपली आप लैपटॉप के प्रोडक्ट पेज पर जाओगे ना देन वहां पर जो डिस्प्ले का सेक्शन रहेगा उसमें मोस्टली यहाँ पर मेंशन ही रहती है। हालांकि अभी डिस्प्ले तो यहाँ पर क्लियर हो ही चुकी होगी, लेकिन एक चीज ऐसी भी है जो कि डिस्प्ले से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि रैम और स्टोरेज टाइप। अभी हमें रैम और स्टोरेज टाइप में ना हमें अलग अलग जनरेशंस देखने को मिलती है। सबसे पहले रैम के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें DDR3, DDR4 या फिर DDR5 यहाँ पर रैम टाइप देखने को मिल जाती है। तो अभी यहाँ पर एक चीज आपने क्लियरली माइंड में रखनी है कि DDR3 वाला जो लैपटॉप है वो आपने बिल्कुल भी चूज नहीं करना है। और सेकंड थिंग, आपने रैम की स्पीड चेक करनी है कि ये कितने मेगाहर्ट्ज का रैम है। अभी यहाँ पर देखो, अगर तो आप फर्स्ट कैटेगरी के यूजर हो देन आपके लिए ये स्पीड जो है बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, या फिर अगर आपका बजट ज्यादा है देन मैं रेकमेंड करूंगा कि 3200 मेगाहर्ट्ज का जो रैम है वो आप मिनिमम चूज करो। लेकिन अगर आप एक ऐसे पर्सन जो कि सेकंड या फिर थर्ड कैटेगरी के अंदर आते हो देन मिनिमम या फिर मैं स्टार्टिंग पॉइंट बोलूंगा कि 3200 मेगाहर्ट्ज का रैम तो होना ही चाहिए। अभी देखो जनरेशंस तो काफी ज्यादा मैटर करती ही है, बट उसी के साथ में रैम की स्पीड भी मैटर करती है, और जो स्पीड है वो मेगाहर्ट्ज में मेजर होती है। अभी अगर इसके बारे में और डिटेल्स में बात करिए कि ये जो रैम स्पीड है इसका एक्चुअल में इंपैक्ट क्या रहता है, सबसे पहले तो अगर आप गेमिंग वगैरह कर रहे हो देन यहाँ पर आपको फ्रेम रेट्स में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, और जो लोडिंग टाइम है ग्राफिक इंटेंसिव गेम्स वगैरह का वो काफी ज्यादा कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक एडिटर हो देन ये डेटा सेट्स को काफी एफिशिएंटली हैंडल कर पाएगा, जिसके कारण वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग या फिर किसी भी तरह का इंटेंसिव वर्क है ना उसको ये काफी स्मूथली हैंडल कर पाएगा। लेकिन ये सब तो ठीक है, लेकिन रैम कितने जीबी का होना चाहिए? देखो, अगर तो आप फर्स्ट कैटेगरी के यूजर हो देन आपके लिए 8 GB रैम मोर देन इनफ है। जैसे कि अगर आपने ब्राउजिंग वगैरह करनी है या फिर MS ऑफिस वगैरह चलाना है देन आपके लिए सही रहेगा। लेकिन अगर आप फ्यूचर में AI इनकॉर्पोरेट करने की सोच रहे हो, ऑफलाइन रन करना चाहते हो, देन मैं बोलूंगा कि एक ऐसा लैपटॉप ले लेना जिसमें एक्सपेंडेबल रैम की सपोर्ट हो। बाद में अगर आपको लगता है कि प्रोजेक्ट हैवी हो रहे हैं 8 GB रैम और ऐड करना और आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर तो आप आते हो सेकंड या फिर थर्ड कैटेगरी में देन यहाँ पर मैं आपको रेकमेंड करूंगा मिनिमम यहाँ पर 16 GB रैम। लेकिन 16 GB रैम से भी आपका काम नहीं चलने वाला है। यहाँ पर ये बेसिक लेवल का काम तो हैंडल कर लेगा, लेकिन जैसे जैसे आपके जो प्रोजेक्ट है वो हैवी होते जाएंगे देन वहां पर आपको रैम की कमी लगने लगेगी। तो अगर तो आपका यहाँ पर बजट
बजट है देन मिनिमम 32 GB रैम चूज करना। लेकिन अगर आपका बजट नहीं है देन 16 GB रैम वाला लैपटॉप ले लेना, बट उसमें एक्सपेंडेबल रैम स्लॉट चेक करनी है कि वो 64 GB तक के रैम सपोर्ट के साथ में आए, ताकि अगर आपके फ्यूचर में प्रोजेक्ट हैवी होते जा रहे हैं ना देन आप एक्स्ट्रा रैम ऐड कर पाओ। और यही सेम चीज रहने वाली है स्टोरेज में, बट स्टोरेज में आपको SSD कंसीडर करनी है या फिर HDD, ये मैं क्लियर कर देता हूं। अभी देखो, अगर तो आप फर्स्ट कैटेगरी के यूजर हो देन आपने मिनिमम 512 GB वाला लैपटॉप चूज करना है। अभी ऐसा इसलिए क्योंकि जो 256 GB है ये काफी जल्दी बढ़ जाती है और आपको फ्यूचर में दिक्कत भी आएगी। और जो 512 GB वाला जो लैपटॉप भी लेना है ना, उसमें जो स्टोरेज टाइप है वो आपको SSD ही चूज करनी है। अभी SSD इसलिए क्योंकि अगर HDD वाला लैपटॉप ले लोगे देन उसमें जो लैपटॉप है वो स्लो बूट होगा, और सेकंडली जो आप सॉफ्टवेयर वगैरह रन करोगे वो भी यहाँ पर स्लो ओपन होंगे। बट अगर आप सेकंड या फिर थर्ड कैटेगरी के यूजर हो देन आपने मिनिमम 512 GB SSD ही लेनी है, बट आपको साथ में 1 TB HDD भी चूज करनी है। बट अगर दोनों वाला लैपटॉप ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा है देन सिंपली एक काम कर लेना कि जो 512 GB वाला जो भी लैपटॉप आप चूज कर रहे हो ना, उसमें स्टोरेज एक्सपेंड करने का ऑप्शन होना चाहिए। वेल आपको अलग से वहां पर स्लॉट मिल जाएगी, उसमें आप एक्स्ट्रा HDD या फिर SSD ऐड कर सकते हो। ये आपकी लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करेगा। अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आपका जो मेन OS है वो तो SSD में चला जाएगा और जो सॉफ्टवेयर वगैरह है वो SSD में इंस्टॉल हो जाएंगे, बट जो एक्स्ट्रा स्लॉट रहेगी ना उसमें अगर आप HDD ऐड करते हो उसमें आप अपना डेटा वगैरह ऐड करके रख सकते हो। लेकिन अभी यहाँ पर इतना तो क्लियर हो चुका है कि तीनों कैटेगरी के यूजर्स को मिनिमम SSD ही चूज करनी है। लेकिन काफी लोग ना लैपटॉप चूज करते वक्त एक काफी बड़ी गलती भी कर देते हैं। खैर उनको इतना तो पता होता है कि SSD जो है वो फास्ट रहती है HDD से, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि इनमें भी हमें कई सारी जनरेशन देखने को मिलती है। जैसे कि अभी जो लेटेस्ट जनरेशन है वो 5th जनरेशन देखने को मिल रही है। इसके अलावा 4th जनरेशन आपने मिनिमम चूज करनी है। 3rd जनरेशन, 2nd जनरेशन, 1st जनरेशन वाला लैपटॉप नहीं देखना है, क्योंकि यहाँ पर क्या रहेगा कि 3rd जनरेशन से डबल फास्ट है 4th जनरेशन, और 4th जनरेशन से डबल फास्ट रहेगी 5th जनरेशन। बट यहाँ पर एक और चीज माइंड में रखना कि जितनी जनरेशन अप होती रहेंगी उतना ही लैपटॉप फास्ट रहेगा और उतना ही वो एक्सपेंसिव भी रहेगा। लेकिन अभी बारी आती है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की, यानी कि GPU। अभी एक अच्छा GPU तीनों कैटेगरी के यूजर्स के लिए काफी ज्यादा मैटर करता है। तो ऐसे में आपने रन करना हो आफ्टर इफेक्ट और आप एक ऐसा लैपटॉप ले लो जिसमें GPU मिले GTX 1650, तो ऐसे में तो बन गए मोशन ग्राफिक। तो GPU आपको दो तरह के ही देखने को मिलेंगे, डेडिकेटेड और इंटीग्रेटेड। और जैसे इनके नाम सजेस्ट कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड का मतलब GPU जो है वो CPU के साथ ही रहेगा, उसी के साथ ही आता है बेसिकली। लेकिन जो डेडिकेटेड है वो आप अलग से डलवाते हो। तो यहाँ पर जो इंटीग्रेटेड GPU है वो आपको इंटेल की कैटेगरी में UHD, Iris Xe या फिर इंटेल आर्क सीरीज के देखने को मिल जाएंगे। और वहीं जो AMD है इसमें आपको AMD Radeon देखने को मिल जाएगा। बट अगर बात करें डेडिकेटेड में देन यहाँ पर आपको मेनली दो कंपनीज देखने को मिलेगी, Nvidia और AMD। और यहाँ पर आपने AMD वाला अवॉइड करना है और Nvidia के साथ में जाना है, क्योंकि आपको इसमें DLSS और रे ट्रेसिंग की सपोर्ट देखने को मिल जाएगी। तो अभी अगर बात करें आपके लिए कौन सा GPU यहाँ पर बेस्ट रहने वाला है, तो अभी अगर तो आप फर्स्ट कैटेगरी के यूजर हो देन आपको इंटीग्रेटेड GPU के साथ में जाना है। डेडिकेटेड आपके लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो आपके लाइट वेट टास्क वगैरह है ना वो इंटीग्रेटेड GPU हैंडल इजीली कर लेगा। बट यहाँ पर भी आपने कुछ चीजें यहाँ पर माइंड में रखनी है, जैसे कि अगर आपका बजट 40,000 रुपए है देन उससे नीचे अगर आप लैपटॉप ले रहे हो देन वहां पर इंटेल के UHD ग्राफिक्स चल जाएंगे। बट अगर आपका बजट ऊपर जा रहा है, यानी कि 40 या फिर 50,000 से ऊपर जा रहा है देन वहां पर इंटेल की Iris सीरीज यहाँ पर मेक श्योर कर दी है। बट अगर आप ज्यादा पैसे स्पेंड कर रहे हो देन वहां पर आपको इंटेल की कोर अल्ट्रा सीरीज देखने को मिल जाएगी, उसमें आपको इंटेल के R की GPUs देखने को मिल जाएंगे। AMD का यहाँ पर एक ही रहेगा, Radeon सीरीज का GPU देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एक क्रिएटिव पर्सन हो या फिर सेकंड या फिर थर्ड कैटेगरी के अंदर आते हो देन आपके लिए जो चीजें हैं मैं और भी ज्यादा आसान कर देता हूँ। वेल सिंपली अगर आप लैपटॉप लेने जा रहे हो देन वहां पर आपको मिनिमम RTX 40 सीरीज का ही GPU चूज करना है। 40 सीरीज से नीचे बिल्कुल भी नहीं जाना है। अभी जो रिसेंट सीरीज है वो RTX 50 सीरीज आ गई है। बट अगर इस चीज को और भी ज्यादा इजी करें देन यहाँ पर मेनली आपको तीन कंपनीज देखने को मिलेंगी, इंटेल, AMD और Nvidia। अभी यहाँ पर बाकी की कंपनीज अवॉइड करनी है और आपने Nvidia के साथ में चले जाना, बस इतना ही। हालांकि Nvidia में भी हमें कई सारी सीरीज देखने को मिल जाती है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं RTX 40 सीरीज की। अभी यहाँ पर जो GPUs है वो RTX 4050, 4060 या फिर 70 या फिर 90 तक देखने को मिल जाएंगे। अभी जो 90 नंबर रहता है ये फ्लैगशिप लेवल का नंबर रहता है। 50 यहाँ पर आप लोएस्ट बोल सकते हो। अभी जितना आप ऊपर जाओगे उतना ही पावरफुल और उतना ही एक्सपेंसिव GPU देखने को मिलेगा। अभी इस पूरी कैटेगरी में आप RTX 4090 को आप सबसे ज्यादा पावरफुल मान सकते हो। हालांकि GPUs में एक और चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है मॉडल नंबर के अलावा भी, जो कि रहता है VRAM। अभी यहाँ पर सिंपल सी चीज है, अगर तो आप फर्स्ट कैटेगरी के यूजर हो देन आपके लिए GPU इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि आपने इतने हैवी टास्क वगैरह परफॉर्म नहीं करनी है। तो आप यहाँ पर 4 GB VRAM वाला लैपटॉप कंसीडर कर सकते हो। बट अगर आपने हैवी टास्क वगैरह परफॉर्म करने हैं, जैसे कि क्रिएटिव वर्क आ जाएगा, या फिर सेकंड या फिर थर्ड कैटेगरी के यूजर हो देन आपके लिए मिनिमम 8 GB VRAM मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूंगा। अभी इसके पीछे का रीजन है कि जितना ज्यादा आपके पास VRAM रहेगा ना उतना ही बेटर आपके प्रोजेक्ट जो है हैंडल हो पाएंगे। और सेकंड चीज, वीडियो एडिट करते टाइम मैंने इस चीज की कमी फेस करी है और सच में काफी ज्यादा गुस्सा आता है। बट अगेन यहाँ पर कुछ ऐसे भी GPUs होते हैं जो कि सिर्फ 6 GB रैम या फिर 4 GB रैम के साथ ही आते हैं। तो आपको यहाँ पर बजट के हिसाब से चीजें फिगर आउट करनी पड़ेगी। मिनिमम मैं रेकमेंड करूंगा 8
8GB, बट अगर आप जितना ज्यादा ले सकते हो उतना आपके लिए बेटर रहेगा। अभी अगर जीपीयू के बारे में इतना कुछ सीख ही लिया है तो यहाँ पर एक और चीज सीख लेना कि यहाँ पर जीपीयू की टीजीपी भी काफी ज्यादा मैटर करती है। जैसे प्रोसेसर में टीडीपी होती है ना, वैसे ही जीपीयू की टीजीपी होती है। अभी आप इसको वोल्टेज के साथ में रिलेट कर सकते हो। बेसिकली जितनी ज्यादा यहाँ पर टीजीपी रहेगी उतना ही पावरफुल यहाँ पर आपको जीपीयू देखने को मिलेगा और उतनी ही ज्यादा वो पावर भी कंज्यूम करेगा। जैसे कि एक जीपीयू कम टीजीपी के साथ में आता है, वो कम पावर कंज्यूम करेगा और आपको जो आउटपुट है वो भी आपको उतनी ज्यादा बेटर नहीं देगा। बट वही अगर आप एक ज्यादा टीजीपी वाला जीपीयू कंसीडर कर रहे हो देन वहां पर आपको पावर कंजप्शन भी ज्यादा मिल जाएगी और जो परफॉर्मेंस है वो भी आपको हाई एंड लेवल की देखने को मिलेगी। जैसे कि एक RTX 4050 की टीडीपी है 35 वोल्ट की और दूसरी की है 115 वोल्ट की। तो यहाँ पर आपको क्लियरली पता है कि कौन सा कम पावर कंज्यूम करके कम परफॉर्मेंस निकाल कर देगा और कौन सा ज्यादा पावर कंज्यूम करके ज्यादा परफॉर्मेंस निकाल कर देगा। अभी आते हैं एक ऐसी चीज के ऊपर जिस पर काफी कम लोग ध्यान देते हैं, मैंने भी दिया था, जिसके कारण मुझे अलग से USB हब लेना पड़ गया था, और वो है पोर्ट्स। बेसिकली अगर आप कोई भी लैपटॉप लेने जा रहे हो ना, उसमें जितनी ज्यादा पोर्ट्स रहे उतनी ही ज्यादा यहाँ पर बेटर रहेगा। बस हाँ, मैकबुक में आपको यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाएगा क्योंकि वहां पर आपको 2 या फिर 3 ही मिलती है, तो आपको वहां पर तो आपको एक USB हब लेना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप विंडोज में लैपटॉप चूज कर रहे हो देन वहां पर आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर एक चीज आपने माइंड में रखनी है कि जो USB पोर्ट्स रहती है ना, इसकी भी यहाँ पर जनरेशन देखने को मिलती है, तो USB 2 तो लेने ही मत, पाप लगेगा। तो अगर आपने लैपटॉप कंसीडर करना है देन उसमें मिनिमम USB 3.2 देखना या फिर उससे अबव भी देखना। लेकिन अगर लैपटॉप में थंडरबोल्ट पोर्ट्स हैं देन सबसे ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये एक सिंगल पोर्ट काफी सारे काम कर सकती है, जैसे कि PD चार्जिंग, 4K 8K मॉनिटर सपोर्ट, बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी और इसके अलावा और भी कई सारी चीजों की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। तो अगर बेसिक काम करना है, जैसे कि अगर आपने माउस कनेक्ट करना है या फिर कीबोर्ड कनेक्ट करना है देन उसके लिए USB-A चल जाएगी। लेकिन अगर आपका काम इससे ज्यादा ऊपर का है देन मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर लैपटॉप में थंडरबोल्ट पोर्ट्स मिल जाए देन सबसे ज्यादा बेटर रहेगा। तो फाइनली अभी हम लोग आते हैं लास्ट चीज पर, जो कि है लैपटॉप की बैटरी। बेसिकली जो स्मार्टफोन्स रहते हैं इनमें जो बैटरीज रहती है ना, ये mAh में मेजर करी जाती है। वहीं पर जो लैपटॉप्स रहते हैं इनकी जो बैटरीज है ये वोट आवर्स में मेजर करे जाते हैं। अभी जितना ज्यादा यहाँ पर वोट आवर्स रहेगा उतना ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन एक चीज यहाँ पर मैं और सजेस्ट करूंगा कि कोई भी अगर आप लैपटॉप बाय कर रहे हो देन उसका ना एक लॉन्ग टर्म रिव्यू देख लेना, तो उसमें आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जो भी लैपटॉप आप ले रहे हो उसमें आपको बैटरी बैकअप कितना मिल रहा है। क्योंकि जो लैपटॉप कंपनी है वो तो काफी ज्यादा प्रॉमिस करते हैं कि 8 घंटे का, 10 घंटे का, 2-2 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा, लेकिन जो एक्चुअल में बैटरी बैकअप रहता है ना वो टोटली डिफरेंट रहता है। तो यहाँ पर ये चीज आपने माइंड में रखनी है। लेकिन अगर लैपटॉप ही आप ऐसा चूज कर रहे हो जो कि जस्ट लॉन्च ही हुआ है देन वहां पर मैं सजेस्ट करूंगा कम से कम 1 महीने का वेट कर लेना, उसके बाद रिव्यूज देखना, फिर डिसीजन बनाना। तो फाइनली अभी तक आपको इतना तो पता चल ही गया है कि एक लैपटॉप आपने कैसे चूज करना है और क्या क्या चीजें उसमें चेक करनी है। सिमिलरली स्मार्टफोन्स में भी काफी सारी चीजें रहती हैं, उसमें से एक रहती है रिपेयर कॉस्ट। और अगर आप एक ऐसा स्मार्टफोन चूज कर लो जिसकी रिपेयर कॉस्ट जो है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो देन आपके लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसी टॉपिक पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी जो कि आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।